जैन साथियों, श्योर 60 के इस प्लेटफॉर्म पर मैं अनवर सिंधु आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि हमने लूसेंट की एक नई सीरीज शुरू कर रखी है, तो इसी सीरीज को आगे क्रम में बढ़ाते हुए हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं, जिसका नाम है अर्थक्वेक यानी कि भूकंप। आइए अर्थक्वेक के बारे में पढ़ते हैं। अर्थक्वेक, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, भूकंप। भूकंप का मतलब हो गया भू और कंप। कप भू का मतलब भूमि, भूमि का कप मतलब कांपना, मतलब भूमि के कांपने को हम क्या कहेंगे, अर्थक्वेक। आइए देखते हैं। द सडन ट्रिमर्स और शेकिंग ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड एन अर्थक्वेक। सडन ट्रिमर्स, ट्रिमर्स जो होता है, इस ट्रिमर्स का मतलब होता है कंपन, और शेकिंग मतलब हलचल। अर्थ क्रस्ट के अंदर किसी भी तरह की कंपन आना या अर्थ क्रस्ट का हिलना या उसके अंदर हलचल होना, उस एक्टिविटी को हम क्या कहेंगे, अर्थक्वेक, भूकंप। उसको हम कहेंगे भूकंप। व्हेन ए पार्ट ऑफ अर्थ सरफेस मूव बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, जब अर्थ सरफेस का एक पार्ट या तो बैक की तरफ जाता है, या आगे की तरफ फॉरवर्ड जाता है, आगे की तरफ जाता है, या अप जाता है, या डाउन जाता है, तो क्या होता है, अर्थ का सरफेस क्या होता है, फिर उसमें अर्थ के सरफेस में कंपन होती है, क्वेक। द अर्थ सरफेस क्वेक्स, अर्थ के सरफेस के अंदर कंपन होती है। दीज आर कॉल्ड अर्थक्वेक। इसको हम क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं। एक्चुअली भूकंप क्या है, अर्थ के सरफेस के अंदर किसी भी तरह की कंपन या उसके अंदर किसी भी तरह की हलचल, उसको हम अर्थक्वेक कहेंगे। ये हो क्यों रही है, उसके बारे में देखते हैं। द अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वेरियस साइज। जो अर्थ क्रस्ट है हमारी, अर्थ की जो ऊपर पट्टी है हमारी, अर्थ की जो लेयर है, जो किससे मिलके बनी है, वो अलग अलग पार्ट से मिलके बनी है, और वो जो पार्ट्स हैं उनका भी अलग अलग साइज है। दे आर कॉल्ड प्लेट्स। उसको क्या कहते हैं, प्लेट्स। देखिए, जैसे ये हमारी अर्थ क्रस्ट है, ये छोटे छोटे ब्लॉक से मिलके बनी हुई है। ये लगातार ना होकर बीच बीच में कहीं कहीं से ब्रेक्स है। और जो इस तरह के जो ब्लॉक्स बने हुए हैं हमारे, ये इस तरह के जो ब्लॉक्स हैं, इन ब्लॉक्स को क्या बोलते हैं, प्लेट्स बोलते हैं। मोस्ट ऑफ द अर्थक्वेक्स इन द वर्ल्ड आर caused बाय द मूवमेंट ऑफ द प्लेट्स। जो पूरे वर्ल्ड के अंदर जो मैक्सिमम जो अर्थक्वेक आते हैं, वो ज्यादातर किसके कारण से होते हैं, प्लेट्स के मूवमेंट की वजह से। अर्थक्वेक आने का और भी बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन मेनली जो कारण होता है वो प्लेट मूवमेंट का ही होता है। इसमें क्या होता है, जैसे एक ये हमारी प्लेट है, और दूसरी ये हमारी प्लेट हो गई, और ये आपस में एक दूसरे की तरफ मूव कर रही है, एक दूसरे की तरफ चल रही है। तो जब ये टकराएंगे आपस में, तो वहाँ, तो इनके टकराने से जो कंपन होगी, जो हलचल होगी, उससे क्या पैदा होगा, हमारा अर्थक्वेक जनरेट हो जाएगा। इस तरह की प्लेट्स जो आपस में एक दूसरे की तरफ चल रही होती है, उसको हम बोलते हैं कन्वर्जेंट प्लेट। कन्वर्जेंट प्लेट, ये हमारी दो तरह की प्लेट्स होती हैं। एक प्लेट ऐसी होती है जो एक दूसरे से दूर जाती है, जैसे इस प्लेट की मूवमेंट इस तरफ होगी और इसकी इस तरफ होगी, तो इस प्लेट्स को हम क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंट प्लेट। जो कन्वर्जेंट प्लेट हमारी, ये क्या काम करेगी, डिस्ट्रक्शन का काम करेगी। इसके बीच में जो भी लैंड फॉर्म आएगा या जो भी स्ट्रक्चर आएगा, उसको क्या कर देगी, डिस्ट्रॉय कर देगी, उसका विनाश कर देगी। और डाइवर्जेंट प्लेट क्या करती है, अपने एक दूसरे से दूर हटकर बीच में एक स्पेस प्रोवाइड करवा देती है, जिसके अंदर कुछ ना कुछ नया लैंडफॉर्म का निर्माण होगा। तो इसलिए इसको हम, डाइवर्जेंट प्लेट्स को कंस्ट्रक्टिव प्लेट भी बोलते हैं, जो कुछ न कुछ निर्माण करवाएगी, कंस्ट्रक्टिव प्लेट भी कहते हैं। आगे देखते हैं, सिस्मोलॉजी द ब्रांच ऑफ जियोलॉजी। सिस्मोलॉजी है जो हमारी जियोलॉजी की एक ब्रांच है। सिस्मोलॉजी का मतलब होता है भूकंप विज्ञान। ऐसे विज्ञान जो अर्थक्वेक के साथ डील करते हैं, इसको बोलते हैं सिस्मोलॉजी। सिस्मोलॉजी किसकी ब्रांच, हमारी जियोलॉजी की। जियोलॉजी का मतलब होता है, जियो मतलब होता है हमारा अर्थ, और लॉजी का मतलब होता है स्टडी।
अर्थ के इंटीरियर की। जियोलॉजी वो हमारी ज्योग्राफी की वो ब्रांच होती है जिसके तहत हम पृथ्वी के अंदर की संरचना के बारे में पढ़ते हैं, उसके भूगर्भ के बारे में पढ़ते हैं, तो उसको बोलते हैं जियोलॉजी। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक। तो जो हमारी सिस्मोलॉजी है वो हमारी किससे डील करती है, अर्थक्वेक की स्टडी से डील करती है, भूकंप के बारे में अध्ययन करती है। अब अर्थक्वेक को मापने के लिए हमारे पास दो इंस्ट्रूमेंट है, पहला है रिचर स्केल और दूसरा है मार्केली स्केल। पहले हम रिचर स्केल की बात कर लेते हैं। जो हमारा रिचर स्केल है ये अर्थक्वेक के मैग्नीट्यूड को मापता है, मैग्नीट्यूड। और मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है मेजरमेंट ऑफ एनर्जी रिलीज। इसके तहत हम ये देखते हैं कि किसी भी अर्थक्वेक के अंदर जो एनर्जी रिलीज हुई है, जब मैग्मा ऊपर की तरफ आया है तो उसने कितनी एनर्जी रिलीज की है, उसको हम मापते हैं, उसका मेजरमेंट करते हैं मैग्नीट्यूड के अंदर। तो रिचर स्केल हमारी ऐसी इकाई है जो मैग्नीट्यूड को मापता है। और रिचर स्केल के अंदर इसके अंदर 0 से 9 तक के स्केल होता है जो इसकी मैग्नीट्यूड का बारे में बताता है हमें कि भूकंप की क्या मैग्नीट्यूड था, किस मैग्नीट्यूड का भूकंप आया। कई बार हम न्यूज में देखते कि 6.2 का, 6.3 का, ये क्या होता है, ये मैग्नीट्यूड होता है कि कितनी एनर्जी रिलीज हुई है। और दूसरा हमारा स्केल है मेर्केल स्केल, जो किसको रिकॉर्ड करता है, इंटेंसिटी को रिकॉर्ड करता है, अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को रिकॉर्ड करता है। इंटेंसिटी एक्चुअल में क्या होती है, ये एक डिस्ट्रक्टिव पावर होती है अर्थक्वेक की, कि भूकंप आने से जितना भी विनाश होगा, जितना वो डैमेज किया उसने, उसको हम मापते हैं। तो ये एक तरह की उसकी डिस्ट्रक्टिव पावर हो जाती है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी होती है हमारी डिस्ट्रक्टिव पावर और मैग्नीट्यूड होता है हमारा जितनी एनर्जी रिलीज हुई है। तो ये दो तरह के हमारे पास स्केल हैं और मार्कली स्केल के अंदर स्केल होते हैं 0 से 12 तक के। और ये इन दोनों का नाम इनके जो इन्वेंटर है उनके नाम पे रखा गया है। सिस्मिक वेव्स, सिस्मिक वेव जो होती है हमारी भूकंपीय तरंगे, भूकंपीय तरंगे। The place where the seismic wave originate beneath the earth surface is called the focus of the earthquake। जहाँ से, जिस स्थान से हमारी सिस्मिक वेव्स ओरिजिनेट होती हैं, जहाँ से वो उदय होती हैं, जो हमारे भूकंपीय तरंगे हैं जहाँ से वो उत्पन्न होती हैं अर्थ सरफेस के नीचे, उस जगह को, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, फोकस ऑफ द अर्थक्वेक, उसको बोलते हैं फोकस। The epicenter is that point on the ground surface which is closest to the focus। और epicenter हमारा सरफेस के ऊपर, ग्राउंड सरफेस के ऊपर वो पॉइंट होता है जो फोकस के बिल्कुल नजदीक होता है, नजदीक से नजदीक होता है, क्लोजेस्ट होता है, नजदीकतम पॉइंट होता है, उसको हम बोलते हैं इपीसेंटर। आइए इसको समझाते हैं। मान लीजिए ये अर्थ है और यहाँ पर किसी भी पॉइंट के ऊपर अर्थक्वेक आया है। मान लो ये पॉइंट है हमारा जहाँ से अर्थक्वेक ओरिजिनेट होगा, तो इस पॉइंट को हम बोलेंगे फोकस। इसका दूसरा नाम भी है, इसको हम हाइपोसेंटर भी बोलते हैं और हिंदी में इसको बोला जाता है अवकेंद्र। ये वो पॉइंट होता है जहां से हमारा अर्थक्वेक ओरिजिनेट हुआ है, जहां हमारा अर्थक्वेक आया है, जहां हमारा भूकंप आया है, और भूकंप के आने से जहां से हमारी सिस्मिक वेव जनरेट होती है। और इसके बिल्कुल ऊपर, ग्राउंड के ऊपर, इसके 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए बिल्कुल ग्राउंड के ऊपर, ये हमारा क्या हो जाएगा, ईपी सेंटर। ये वो पॉइंट होता है, ये ग्राउंड के ऊपर होता है, वो पॉइंट होता है जो बिल्कुल सबसे ज्यादा नजदीक होता है हमारे फोकस के, ईपी सेंटर। इसको हिंदी में बोलते हैं हम ऊपरी केंद्र। और ये जो हमारा फोकस है, यहाँ से सिस्मिक वेव्स सभी डायरेक्शन के अंदर रिलीज होती है। और ये सिस्मिक वेव्स आर रिकॉर्डेड ऑन द सिस्मोग्राफ। सिस्मिक वेव्स को रिकॉर्ड करने के लिए हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसको बोलते हैं हम सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ्स के द्वारा सिस्मिक वेव को रिकॉर्ड किया जाता है। सिस्मिक वेव्स आर मेनली ऑफ 3 टाइप। जो हमारी सिस्मिक वेव्स है वो मेनली 3 तरह की होती है, प्राइमरी वेव्स, सेकेंडरी वेव्स एंड सरफेस वेव्स। तो प्राइमरी वेव जो होती है हमारी प्राथमिक तरंगे। इसको प्राथमिक क्यों कहा जाता है, क्योंकि जैसे ही अर्थक्वेक ओरिजिनेट होता है सबसे पहले यही तरंगे होती हैं जो निकलती हैं सबसे पहले,
इसको पी वेव्स भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, प्राइमरी वेव्स, प्राथमिक तरंगे। दूसरी होती है जो इसके बाद निकलती है, ये होती है गौण तरंगे। इसको एस वेव भी कहते हैं। ये दूसरे नंबर पर निकलती है। जब ये दोनों वेव्स, ये दोनों की दोनों प्राइमरी वेव और सेकेंडरी वेव अर्थ के इंटीरियर में होती है, अर्थ के अंदर, अर्थ की जो लेयर्स हैं अंदर की तरफ, उसके अंदर ओरिजिनेट होती है, ये उसके अंदर चल रही होती है। और जैसे ही ये वेव्स हमारे सरफेस पर आ जाती हैं, तो फिर कौन सी जनरेट कर देती है, सरफेस वेव को जनरेट कर देती है। सरफेस वेव धरातलीय तरंगे जनरेट कर देती है, जिनको हम क्या बोलते हैं, लव वेव, या शॉर्ट फॉर्म में इनको एल वेव कहा जाता है। ये अपने नाम के बिल्कुल उल्टी हैं। लव का मतलब प्यार, और ये करते क्या है, विनाश। सबसे ज्यादा जो डिस्ट्रक्शन किया जाता है मैन मेड स्ट्रक्चर का या नेचुरल स्ट्रक्चर का, सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन किया जाता है वो हमारी एल वेव के द्वारा किया जाता है। पी वेव और एस वेव कुछ कोई ये अर्थ के इंटीरियर में चलती है, लेकिन जो हमारी एल वेव है ये सरफेस के ऊपर चलती है, और सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन का कारण यही होती है। तो ये नाम के अपने बिल्कुल अपोजिट काम करती है। अब हम देखते हैं द अर्थक्वेक जोन ऑफ इंडिया। इंडिया के अंदर अर्थक्वेक जोन कहाँ कहाँ हमारे। द इंडियन प्लेट इज मूविंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। जो इंडियन प्लेट है वो साउथ से नॉर्थ की तरफ चल रही है। दैट इज वाई देयर आर अर्थक्वेक इन द हिमालय रीजन। इसलिए जो हमारे अर्थक्वेक्स हैं, जो हमारे भूकंप आते हैं, वो किस रीजन के अंदर आते हैं, हिमालय रीजन के अंदर आते हैं। तो अर्थक्वेक ओकर्स इन जम्मू एंड कश्मीर। तो ये कहाँ कहाँ होता है, हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर होता है, असम के अंदर, अरुणाचल प्रदेश के अंदर, नागालैंड के अंदर, त्रिपुरा में, मणिपुर में, मिजोरम, अंडमान निकोबार आइलैंड्स, नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश, और नॉर्थ रीजन ऑफ बिहार। ये सारे के सारे जितने भी नाम है यहाँ पर हमारे सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं। और इनको आपको रटने की जरूरत नहीं है, आप बस एक बात समझ लो, जो भी अर्थक्वेक आएगा वो हिमालयन रीजन के अंदर आएगा, उससे आपको नाम याद हो जाएंगे। मैं आपको थोड़ा बता भी देता हूँ इसके बारे में। मान लीजिए हमारा इंडिया है, और यहाँ पर ऊपर ये चाइना वाला पार्ट है। तो ये जो हमारी प्लेट है इसको बोलते हैं हम इंडियन प्लेट। और चाइना वाला जो पार्ट है ये यूरेशियन प्लेट के ऊपर बेस्ड है, यूरेशियन प्लेट के ऊपर है। तो हमारी इंडियन प्लेट इस तरफ मूव कर रही है, हमारी इंडियन प्लेट साउथ से नॉर्थ की तरफ मूव कर रही है। तो जो इन दोनों प्लेट्स के मूवमेंट, दोनों प्लेटों के आपस में टकराने की वजह से हमारे एक स्ट्रक्चर का निर्माण हुआ है, जिसको हम बोलते हैं हिमालय। तो इस जगह पर हिमालय का निर्माण हो गया है। और यही हिमालय फिर यहाँ नॉर्थ ईस्ट की तरफ हमारा नीचे की तरफ टिल्ट हो जाता है, और ये लास्ट में अंडमान निकोबार तक आता है हमारे, जहाँ हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड है। तो जहाँ जहाँ पे हिमालय का निर्माण हुआ है उसी रीजन के अंदर सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक आएंगे, क्योंकि प्लेट की बाउंड्री वहाँ पर टकरा रही है आपस में। यहाँ से यूरेशियन प्लेट, यहाँ इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट्स के साथ टकरा रही है, इसलिए हिमालय रीजन के अंदर सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक फील होते हैं, सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक वहाँ पर आते हैं। लेकिन हमारे हिमालय रीजन को छोड़ के और भी ऐसी जगह हैं जहाँ पर हमारे भूकंप अभी कुछ सालों के अंदर आ रहे हैं। कहाँ पर, महाराष्ट्र के अंदर और गुजरात के अंदर। ये हमारा अर्थक्वेक का चैप्टर खत्म होता है, हम एक नया चैप्टर शुरू करते हैं जो किसके ऊपर बेस्ड है, वोल्केनिक एक्टिविटी के ऊपर बेस्ड है। इसका कुछ कुछ हमने कल जो रॉक्स पढ़ा था उसके अंदर कुछ कुछ हमने बातें सीखी थी, जो वो हमारे इस चैप्टर के अंदर भी काम आएंगी। आइए देखते हैं इसको। वोल्केनिक एक्टिविटी होती है ज्वालामुखी, ज्वालामुखी गतिविधियां, गतिविधियां। मैग्मा और मोल्टन रॉक इज फॉर्म्ड beneath द ग्राउंड सरफेस ड्यू टू वेरियस रीजन। जो मैग्मा है हमारा या मोल्टन रॉक है, वो उसका निर्माण होता है कहाँ पर, अर्थ के सरफेस के नीचे, ड्यू टू वेरियस रीजन। मैग्मा और मोल्टन रॉक बनने के हमारे बहुत कारण होते हैं। दिस मोल्टन
रॉक रप्चर द ग्राउंड, ये जो हमारी मोल्टन रॉक है या ये क्या करती है, रप्चर करती है। रप्चर का मतलब फूटना, एकदम से उमड़ना या फूटना, तो ये हमारी उमड़ती है फूटती है। उन रप्चर द ग्राउंड एंड पोर आउट, मतलब फैल जाती है। पोर आउट का मतलब होता है फैल जाना या फिर प्रवाहित होना। समटाइम्स इट कूल डाउन बीनीथ द ग्राउंड सरफेस इंस्टेड ऑफ बोरिंग आउट, कई बार ये फैल जाने की बजाय या प्रभावित होने की बजाय हमारे अर्थ सरफेस के नीचे ही ठंडी हो जाती है। ये सारी बातें हमने कल भी पढ़ ली थी हमारे रॉक्स के अंदर। ऑल दीज एक्टिविटीज आर कॉल्ड वोल्केनिक एक्टिविटी, ये सारी की सारी एक्टिविटी हमारी ज्वालामुखी गतिविधियां कहलाती हैं। वोल्केनिक एक्टिविटीज हैव बीन टेकिंग प्लेस सिंस टाइम्स इमोरियल्स, मतलब जो हमारी ज्वालामुखी से रिलेटेड जो गतिविधियां हैं ये बहुत लंबे टाइम से चलती आ रही है, यानी कि टाइम सिमोरियल का मतलब होता है अति प्राचीन काल से हमारी चलती आ रही है। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ वोल्केनो, जो हमारे वोल्केनो हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। किस बेस पे हमने इसको क्लासिफाई किया है, ये हमें इसको इसको हमने फटने के क्रम के हिसाब से तीन भागों में बांट दिया है। तो सबसे पहला हमारा एक्टिव वोल्केनो, दूसरा हमारा दूसरे नंबर पर डोरमेंट वोल्केनो, तीसरे नंबर पर एक्सटिंक्ट वोल्केनो। जो हमारा एक्टिव वोल्केनो इसको हम बोलते हैं सक्रिय सक्रिय ज्वालामुखी, डोरमेंट वोल्केनो को बोलते हैं हम सुप्त ज्वालामुखी, और एक्सटिंक्ट वोल्केनो को बोलते हैं मृत ज्वालामुखी। एक्टिव वोल्केनो हमारा वो वोल्केनो होता है जो फ्रीक्वेंटली इरप्ट हुआ है, मतलब फ्रीक्वेंटली जो आमतौर पर फटता रहता है उसको बोलते हैं हम एक्टिव वोल्केनो। जैसे हमारे उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें माउंट एटना, माउंट एटना इटली के अंदर एक ऐसा माउंट एटना इटली के अंदर एक ऐसा वोल्केनो जो हमेशा फटता रहता है इरप्ट फ्रीक्वेंटली। डोरमेंट वोल्केनो होता है जो फटने के लिए जाना जाता है लेकिन रिसेंट पास्ट में अभी रिसेंट पास्ट में फटा नहीं है, लेकिन ये नहीं है कि वो फट नहीं सकता, वो फट सकता है लेकिन अभी रिसेंट पास्ट के अंदर उसको फटा नहीं है, उसको बोलते हैं डोरमेंट वोल्केनो। नॉन टू इरप्ट बट नॉट इरप्टेड इन द रिसेंट पास्ट, मतलब जो अभी रिसेंट पास्ट में नहीं फटा है। एक्सटिंक्ट वोल्केनो वो वोल्केनो होते हैं जो कभी फटे ही नहीं, हिस्टोरिक टाइम से कभी सुना ही नहीं कि ये कभी फटे हैं। हैव नॉट इरप्टेड एट ऑल, लेकिन फिर हमें कैसे पता लगता है कि वो एक वोल्केनो थे, मतलब कोई ना कोई वहां स्ट्रक्चर ऐसा होता है जो वोल्केनो के द्वारा बनाया स्ट्रक्चर होता है, उस बेस के आधार पर हम कह सकते हैं कि किसी टाइम पे यहाँ पर वोल्केनो फटते होंगे, लेकिन कभी किसी से सुना नहीं है, कभी किसी ने देखा नहीं कि वहां पर वोल्केनो फटा गया है, ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं होता उनका। तो ये तीन तरह के हमारे वोल्केनो होते हैं। इन तीनों को हम आप एक ऐसे समझ लो, मान लो हम किसी जंगल में घूमने चले जाते हैं फॉरेस्ट के अंदर, तो हमें वहाँ पर जो लोकल कम्युनिटी है वो हमें अगर बताती है तो उसका बताने का, और हम शेर देखने के लिए गए हैं तो तीन तरह के स्टेटमेंट हमारे को बताई जाएंगी। एक ऐसा होगा लोकल कम्युनिटी हमें बताती है कि ये फॉरेस्ट ऐसा है, यहाँ पर आम आपको कहीं भी, मतलब आप इसके अंदर जाएंगे तो कहीं भी आपको शेर मिल जाएगा। तो अगर ऐसा सीन है तो उसको बोल देंगे हम एक्टिव वोल्केनो कि शेर है, और किस फॉर्म में है शेर, एक्टिव फॉर्म में है। दूसरा स्टेटमेंट उन ये हो सकती है कि मतलब इस जंगल के अंदर, इस फॉरेस्ट के अंदर शेर तो हैं, लेकिन जिस टाइम पे आप देखने आए हैं इस टाइम पे वो सो रहे हैं, तो हो सकता है आपको दिखाई दे और हो सकता है आपको दिखाई ना दे क्योंकि वो सोए हुए हैं। तो उस सिचुएशन के अंदर क्या हो जाएंगे, वो डोरमेंट हो जाएंगे, सुप्त हो जाएंगे। और एक्सटिंक्ट वोल्केनो का मतलब ये है कि वहां पर आपको लोकल कम्युनिटी बताएगी कि इस फॉरेस्ट के अंदर हमने मतलब कभी सुना भी नहीं, यहाँ कोई शेर वगैरह हैं, अभी तो है ही नहीं, मतलब कभी शेर वगैरह होते थे हमने कभी नहीं सुना है, लेकिन उनके कहीं कहीं हमें निशान मिलते हैं कि यहाँ पर जैसे शेर गुफा के अंदर था, गुफा वगैरह मिलना, इस तरह के कुछ निशान हैं जिससे हम कह सकते हैं कि यहाँ कभी जंगल के अंदर शेर रहते थे। तो वो किस तरह का हो गया, वो एक्सटिंक्ट वोल्केनो यानी कि मर्त, मतलब शेर कैसा शेर है, वो मरा हुआ शेर है। और डोरमेंट कैसा हो गया, सुप्त शेर कैसा हो गया, मतलब शेर तो है लेकिन सोया हुआ है। सोया हुआ इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम उसको टच कर सकते हैं,
उसके पास जा सकते नहीं, क्योंकि वो क्या कर सकता है, एक्टिव मोड में आ सकता है। तो इस बात को ऐसे समझिए आप। वोल्केनिक इरप्शंस। अच्छा, वोल्केनिक इरप्शंस क्या होते हैं? ज्वालामुखी विस्फोट। द पोरिंग आउट ऑफ मैग्मा थ्रू ग्राउंड सरफेस, ग्राउंड सरफेस से मैग्मा का निकलना क्या कहलाएगा? वोल्केनिक इरप्शन, ज्वालामुखी विस्फोट कहलाएगा। एट द टाइम्स ऑफ इरप्शन, विस्फोट के टाइम, द मैग्मा, क्या क्या निकलता है? मैग्मा, स्टीम, फ्रेगमेंट्स ऑफ रॉक्स, स्टीम होता है भाप, फ्रेगमेंट्स ऑफ रॉक्स, चट्टानों के टुकड़े, डस्ट एंड गैसियस सब्सटेंसेस आर इजेक्टेड, इजेक्टेड होता है निकलना। ये सारी चीजें क्या कर जो विस्फोटक के दौरान निकलती हैं, विद ग्रेट फोर्स, बहुत ज्यादा फोर्स के साथ, ताकत के साथ, फ्रॉम अंडर द ग्राउंड सरफेस, ग्राउंड सरफेस से किसके थ्रू निकलती है? थ्रू ए पाइप, एक पाइप की तरह, एक पैसेज की तरह एक पाइप होती है, उससे ये निकलती है। द ओपनिंग ऑफ दिस पाइप ऑन द अर्थ सरफेस इज नोन एज द वेंट। जो ये अर्थ सरफेस के ऊपर जो ये पाइप होती है और इसकी ओपनिंग होती है, इसको क्या बोलते हैं? वेंट बोलते हैं। वेंट का मतलब होता है निकास नालिका। विच फॉर्म ए क्रेटर, जो क्या बनाती है? हमारा क्रेटर बनाती है। इसको हिंदी के अंदर भी क्रेटर ही कहते हैं। ये हमारा होता है मैग्मा चैम्बर। और यहाँ से ज्वालामुखी जब एक पाइप से निकलेगा, तो इस पाइप को बोल तो इस पाइप को हम कहेंगे वेंट। और ये हमारी कौन सी वेंट हो जाएगी? ये मेन वेंट हो जाएगी, मुख्य निकास नालिका। और फिर ये ऊपर जाके अर्थ सरफेस के ऊपर ये वहां से ये फटेगा ऐसे, इस तरह से, और साइड में मैग्मा गिरेगा। तो इस तरह का जो स्ट्रक्चर बन जाएगा, ये स्ट्रक्चर किस तरह का स्ट्रक्चर बन जाएगा? हमारा डोम, डोम की तरह का स्ट्रक्चर बन जाएगा। और जो ये फॉर्मेशन होगी हमारी, जो वेंट के ऊपर जिस तरह की भी फॉर्मेशन हमारी होगी, इसको हम बोलते हैं क्रेटर। आई होप आप समझ पाए होंगे। वोल्केनिक इरप्शंस, द लावा विच इज थ्रोन इनटू द स्काई ड्यूरिंग एन इरप्शंस। जो लावा आसमान के अंदर फेंका जाता है, थ्रोन इनटू मतलब होता है फेंकना, ड्यूरिंग एन इरप्शन, एक विस्फोट के दौरान फेंका जाता है, फॉल टू द ग्राउंड इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड फ्रेगमेंट्स। तो वो ग्राउंड के ऊपर किस फॉर्म में गिरता है? सॉलिड फ्रेगमेंट्स के रूप में, वो सॉलिड टुकड़े के रूप में जमीन के ऊपर गिरता है। डार्क क्लाउड्स गैदर्ड इन द स्काई, स्काई के अंदर बहुत काले बादल, घने बादल क्या हो जाते हैं? फैल जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। एंड इट बिगिन टू रेन हैवली, और बहुत जबरदस्त बारिश होती है। इसका कारण क्या होता है? बादल कहाँ से आ गए? तो जो हमारा लावा फटता है, उस दौरान उसके अंदर बहुत सारी गैसेज रिलीज होती है, उसके अंदर वाटर वेपर भी रिलीज होती है। तो वाटर वेपर, वो गैसेज मिला के अब एक बादल का रूप ले लेती है, एक क्लाउड्स का फॉर्म बना लेती है। और जैसे ही क्लाउड्स बढ़ेंगे, तो बारिश होना जाहिर है। तो ऐसा क्या हुआ कि मतलब वो बारिश हुई वहाँ, उसके लिए दो कारण जिम्मेवार हैं। बारिश को होने के लिए एक हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई की जरूरत होती है। ये एक ऐसा न्यूक्लियाई होते हैं जो जिसके ऊपर पानी की जो बूंद होती है वो इकट्ठा होती है। वो अगर जब तक उनको कोई बेस नहीं मिलेगा, तब तक पानी की बूंद इकट्ठी नहीं होंगी। तो ये जो हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई का काम कर देते हैं, जो उसके साथ में डस्ट निकला है, जो गैसेज निकली है, ये उसको क्या प्रोवाइड करवा देती है? हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई प्रोवाइड कर देती है। दूसरा कारण होता है बारिश होने के लिए मॉइस्चर की जरूरत होना। और मॉइस्चर कहाँ से प्रोवाइड होता है? वाटर वेपर से, जो मैग्मा के फटने के दौरान रिलीज होता है। तो वहां से उसको मॉइस्चर भी मिल गया और वहां पर उसको बेस भी मिल गया। तो उससे क्या बन जाता है? बादल बन जाता है, पानी की बूंदें बन जाती है, और वो क्या करते हैं? फिर बहुत जबरदस्त बारिश होती है। द वोल्कनिक एश, जो ज्वालामुखी की राख है, एंड डस्ट, और जो डस्ट है, धूल मिट्टी है, मिक्स विद द रेन वाटर, वो किसके साथ? जो रेन वाटर, जो बारिश का पानी होता है, उसके साथ मिक्स हो जाती है, गिविंग
राइज टू हॉट मड फ्लो। किसको? मड फ्लो। मड फ्लो को, गर्म मड फ्लो को क्या करती है? जन्म देती है। मड मड होता है कीचड़। कीचड़ का जो बहना होता है, कीचड़ जैसे अगर डस्ट और पानी को मिक्स कर देंगे तो वो कीचड़ बन जाएगा, और वो जैसे बहता है तो ऐसे वो बहना शुरू हो जाता है। टाइप्स ऑफ वोल्केनिक इरप्शन। तो वोल्केनिक इरप्शन हमारे कितने तरह के होते हैं, आइए देखते हैं। वोल्केनिक इरप्शन हमारे दो ही तरह के होते हैं। वोल्केनिक इरप्शन आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स डिपेंडिंग ऑन द मैनर ऑफ एजेक्शंस ऑफ मैग्मा। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? दो टाइप इनके, मैग्मा के निकलने के मैनर्स के ऊपर, कि जो मैग्मा हमारा निकलता है उसका निकलने का क्या तरीका रहता है, उसके ऊपर, उसके बेस पे हम वोल्केनिक इरप्शन को दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। तो पहला है हमारा सेंट्रल इरप्शन और दूसरा है फिशर इरप्शन। तो सेंट्रल इरप्शन को हम बोलते हैं केंद्रीय विस्फोट, और फिशर इरप्शन को हम बोलते हैं विदर विस्फोट। जो हमारा सेंट्रल इरप्शन होता है ये बहुत एक बम की तरह फटता है, ये एक्सप्लोजिव टाइप होता है। और जो हमारा फिशर इरप्शन होता है वो बिल्कुल शांत होता है, क्वाइट इरप्शन होता है उसके अंदर। आइए इनको समझते हैं। ये हमारा मैग्मा चैम्बर है, और यहाँ से ज्वालामुखी फटना शुरू होगा। ये हमारी मेन वेंट है। और ये हमारा अर्थ सरफेस है। जब मैग्मा इस मेन वेंट के थ्रू फटेगा तो वो इस तरह से फैल जाएगा, और ये बिल्कुल बम की तरह फटेगा, और ये बिल्कुल बम की तरह फटेगा, एक्सप्लोजिव होगा। अगर हमारा मैग्मा इस मैनर्स, इस तरीके से अगर निकल रहा है हमारा मैग्मा, तो उसको हम बोलते हैं सेंट्रल इरप्शन, क्योंकि ये किससे निकल रहा है? सेंट्रल से। सेंट्रल पार्ट है जो इसका, इससे रिलीज हो रहा है सेंट्रल इरप्शन। कई बार क्या होता है कि हमारी मेन वेंट के साथ साथ कुछ सब्सिडरी वेंट भी बन जाती है, ये होती है सब्सिडरी वेंट। सब्सिडरी वेंट। तो तो इस केस में हमारा जो मैग्मा रिलीज होगा वो बिल्कुल शांत होगा, क्वाइट होगा। तो इसमें क्या होगा, जो ये वेंट है हमारी, ये अर्थ सरफेस के नीचे ही मैग्मा को रिलीज कर देंगी। ये यही कि यही ठंडा हो जाएगा। तो अगर इस तरह से मैग्मा रिलीज हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं फिशर इरप्शन। ये किस फॉर्म में होगा? ये बिल्कुल शांत होगा। कहाँ होगा? अर्थ के इंटीरियर में होगा। अब जब ये फिशर रिएक्शन हो रहा हो तो ये भी जरूरी नहीं है कि ये बिल्कुल मतलब अंदर ही अंदर होता रहेगा, हो सकता है दोनों के दोनों एक साथ भी हो जाए। लेकिन जब फिशर इरप्शन हमारा हो रहा होगा तो वो कहीं ना कहीं हमारे सेंट्रल इरप्शन की पावर है जो उसके फटने की जो इंटेंसिटी उसको क्या कर देते हैं? कम कर देगा। सेंट्रल इरप्शन, आइए समझते हैं। दिस टाइप ऑफ इरप्शन इज समटाइम्स वेरी एक्सप्लोजिव। कई बार ये इरप्शन जो होते हैं बहुत एक्सप्लोजिव होते हैं। ये इतने विस्फोटक होते हैं कि अगर ऊपर से इनके किसी एरोप्लेन को भी नहीं हम फ्लाई करा सकते, क्योंकि पता नहीं चलता, ये उसको भी अपनी पकड़ में ले लेंगे। मतलब इनकी रेंज इतनी ऊपर तक की होती है। बिकॉज, क्योंकि लावा, स्टीम, गैस
डस्ट, स्मोक, स्टोन फ्रेगमेंट्स आर इजेक्टेड फ्रॉम ए नैरो पाइप। तो जो ये लावा, स्टीम, गैस, डस्ट, स्मोक और स्टोन फ्रेगमेंट्स हमारे, ये एक बहुत ही नैरो पाइप से निकल रहे होते हैं। जब किसी भी चीज को हम बहुत निकालने के लिए कम रास्ता देंगे तो एकदम से वो उसका क्या हो जाता है, प्रेशर बढ़ जाता है। इस केस में भी वही होता है। तो वो क्या बहुत ज्यादा इंटेंसिटी के साथ रिलीज होता है। तो वो जैसे ही किसी भी चीज को निकलने का कम रास्ता मिलेगा तो एक विस्फोट की तरह ही वो फटेगा। दिस टाइप ऑफ इरप्शन गिव राइज टू कोनिकल एंड डोम शेप हिल्स। तो इस तरह का इरप्शन किसको जन्म देगा, कोनिकल या डोम शेप हिल्स को। ये देखिए, तो ये हमारी किस तरह का स्ट्रक्चर बन जाएगा ये, अगर इसको देखेंगे तो ये हमारा कोनिकल शेप बन गया, या इसको हम डोम शेप भी कह देते हैं। डोम होता है हमारा गुबंद, गुबंद तरह का, और कौन होता है हमारा कोनिकल शेप का, होता है शंकु के आकार का, शंकु। और डोम होता है हमारा गुबंद। तो इस तरह की शेप की एक पहाड़ी का निर्माण कर देगा। और स्टार्टिंग में पहाड़ी का निर्माण करेगा, कुछ टाइम के बाद और ये फटता रहा तो ये किसका निर्माण कर देगा, एक माउंटेन का निर्माण कर देगा। आइए इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। एग्जाम्पल है जैसे माउंट किलिमंजारो इन अफ्रीका, अफ्रीका के अंदर माउंट किलिमंजारो। आइए माउंट किलिमंजारो को देखते हैं। ये है कहाँ, ये तंजानिया देश के अंदर है। अफ्रीका के अंदर एक देश है तंजानिया, वहां पर है। ये अफ्रीका की सबसे हाईएस्ट पीक है, हाईएस्ट पीक ऑफ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। जो हमारा अफ्रीका महाद्वीप है उसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो। दूसरा हमारा माउंट फुजियामा इन जापान, जापान के अंदर एक माउंट का नाम है फ्यूजियामा। ये जापान की सबसे ऊंची चोटी है, ये जापान की सबसे ऊंची चोटी है। वेसुवियस एंड माउंट एटना इटली, इटली के अंदर माउंट एटना और वेसुवियस। ये माउंट एटना इटली का कौन किस तरह का वोल्केनो है, एक्टिव वोल्केनो है। इट इज बेसिकली पोर्ड एसिडिक लावा। ये हमारा जो लावा होता है, ये किस तरह का लावा रिलीज होगा, बेसिकली होता है ये एसिडिक लावा। हमारे दो तरह के होते हैं, एसिडिक और बेसिक। ये किस बेस पर डिसाइड किए जाते हैं, ये सिलिका कंटेंट के ऊपर डिसाइड किए जाते हैं। एसिडिक के अंदर हमारा हायर परसेंटेज ऑफ सिलिका, सिलिका कंटेंट ज़्यादा होता है, जो सिलिका मिनरल्स है उसका कंटेंट ज़्यादा होता है। और बेसिक के अंदर हमारा लेसर परसेंट ऑफ सिलिका, सिलिका का परसेंटेज कम होता है। वो हम फिशर इरप्शन देखते हैं। ए वेरी लॉन्ग फिशर क्रैक्स डेवलप इन द ग्राउंड सरफेस। फिशर का मतलब होता है क्रैक्स, जो हमारी क्रैक्स हो जाती हैं, कई बार दरारें जो आ जाती हैं वो डेवलप हो जाती है ग्राउंड सरफेस के अंदर। तो जैसे दरार डेवलप हो जाएगी वही मैग्मा को निकलने के लिए जगह मिल जाएगी, तो मैग्मा वहां से निकलना शुरू कर देगा। शो द मोल्टन रॉक फ्रेगमेंट्स स्टीम्स गैसेज विद इन पोर आउट स्लोली, धीरे धीरे वहां से निकलना क्या कर देगा, शुरू कर देगा। दीज इरप्शन टेक प्लेस एट ए वेरी स्लो स्पीड। जो इस तरह के इरप्शन होते हैं बहुत ही कम और बहुत ही धीमी गति से रिलीज होते हैं, निकलते हैं। सिंस दिस लावा इज मोर फ्लूइड इट स्प्रेड ओवर ए लॉन्गर डिस्टेंस। तो ये जो हमारा जो लावा होता है ज़्यादा क्या होता है, फ्लूइडिक होता है, और इसलिए ये बहुत लंबी डिस्टेंस बहुत लंबी डिस्टेंस कवर करता है और बहुत बड़े एरिया के अंदर ये फैल जाता है। जो हमारा सेंट्रल इरप्शन होता है उसके अंदर वो एकदम से विस्फोट की तरह फटेगा और आसपास के इलाके में गिर जाएगा। लेकिन ये जो हमारा लावा होता है धीरे धीरे फटता है और फट के बहुत लंबी जगह के अंदर फैल जाता है। ये देखिए, ये यहाँ से हमारा निकला था, ये कितना बड़ा भी स्ट्रक्चर क्रिएट कर देगा, क्योंकि ये यहाँ से क्या होता रहेगा, फैलता रहेगा, ऐसे फैलता रहेगा ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, जहाँ भी इसको रास्ता मिलेगा ये फैलता रहेगा और एक बहुत बड़े स्ट्रक्चर का निर्माण कर देगा।
द लावा कूल डाउन ऑन द ग्राउंड ओवर पीरियड ऑफ टाइम इंक्रीजिंग द थिकनेस ऑफ द सरफेस इन दैट एरिया। जो हमारा लावा वो ठंडा होता रहता है ग्राउंड्स के ऊपर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, बहुत लंबे समय तक। इंक्रीजिंग द थिकनेस ऑफ द सरफेस इन दैट एरिया, और इस ये लावा जब ठंडा होता है तो ये क्या करता है, सरफेस का निर्माण करता है। तो जो पहले से वहाँ सरफेस है उसकी थिकनेस क्या हो जाएगी, फिर बढ़ जाएगी। मान लीजिए ये सरफेस था और इसके ऊपर लावा इकट्ठा हो के ठंडा होना शुरू कर देता है, तो एक लेयर इसकी भी बन जाएगी, फिर और ठंडा हो जाता है। तो इस तरह से जो हमारा सरफेस होता है इसकी थिकनेस को वो इंक्रीज कर देता है, थिकनेस को बढ़ा देगा। बेसाल्ट प्लेट्यू आर फॉर्म्ड ड्यू टू दीज इरप्शंस। जो हमारे बेसाल्ट प्लेट्यूज हैं वो इसी तरह के इरप्शन से हमारे मिलके बने हैं, फिशर इरप्शन से। बेसाल्ट प्लेट्यूज कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, और ऑल्सो फाउंड इन ब्राज़ील। ब्राज़ील के अंदर पाए जाते हैं, साउथ अमेरिका के अंदर। साउथ अमेरिका हमारा महाद्वीप का नाम है, उसके अंदर ब्राज़ील देश का नाम है। तो ब्राज़ील के अंदर पाए जाते हैं। सऊदी अरबिया इन वेस्ट एशिया, वेस्ट एशिया के अंदर जो हमारा पश्चिम एशिया उसके अंदर एक देश है अरेबिया, साउथ अरेबिया, उसके अंदर पाया जाता है। और भारत के अंदर कहाँ पाया जाता है, डेक्कन प्लेट्यू, भारत के अंदर डेक्कन प्लेट्यू है। तो वहाँ कल भी हमने देखा था डेक्कन प्लेट्यू के बारे में। इन महाराष्ट्र द फर्टाइल ब्लैक रेगुल सोयल हैज बीन फॉर्म्ड फ्रॉम बेसाल्ट रॉक्स। जो हमारी महाराष्ट्र के अंदर जो फर्टाइल फर्टाइल होती है उपजाऊ जमीन, ब्लैक रेगुल सोयल, जो ब्लैक सोयल है उसको हम क्या बोलते हैं, रेगुल सोयल भी कहा जाता है। वो क्या हो हमारी बनी है किससे, बेसाल्ट रॉक से बनी है। इट इज आल्सो कॉल्ड ब्लैक कॉटन सोयल, इसको क्या कहा जाता है, ब्लैक कॉटन सोयल भी कहा जाता है। कॉटन सोयल क्यों कहा जाता है, क्योंकि कॉटन के लिए सबसे आइडियल जो सोयल होती है ब्लैक सोयल होती है। एसएससी ने बहुत बार पूछा है ये कि कॉटन के लिए सबसे आइडियल सोयल कौन सी होती है, ब्लैक सोयल। या ब्लैक सोयल किस फसल के लिए सबसे ज़्यादा आइडियल होती है, कॉटन के लिए। वैसे तो ब्लैक सोयल सबसे ज़्यादा फर्टाइल सोयल होती है, इसके अंदर कोई भी फसल बहुत ज़्यादा ही मात्रा में होती है। शुगर केन के लिए भी बहुत अच्छी होती है। तो कॉटन, लेकिन कॉटन हमारी सबसे ज़्यादा कॉटन हमारी कहाँ होती है, गुजरात के अंदर। कॉटन का उत्पादन होता है हमारे गुजरात के अंदर। और दूसरे नंबर पर हमारा आ जाएगा महाराष्ट्र, दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र के अंदर होती है। ये कल जो हमने देखा था उसी की बात हो रही है। जो हमारा ये डेक्कन प्लेट्यू है, ये इस रीजन की बात कर रहे हैं। ये हमारा किससे मिलके बना था, बेसाल्टिक लावा से। जो बाद में किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, ब्लैक सोयल के अंदर, जिसको हमने नाम दिया था रेगुर सोयल। जो हमारी कॉटन की फसल के लिए बेस्ट सोयल है। चलिए इस सेशन को हम यही ख़त्म करते हैं। आई होप आपको मैं समझा पाया हूँगा, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू, जय हिंद।